नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूँ अर्पिता। लगातार आप मुझे देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं बिहार की 4 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव में रिजल्ट आ सकता है उसका एग्जिट पोल बता रहे हैं और आपको अब रामगढ़ की तस्वीर साफ करेंगे कि रामगढ़ का चुनाव फाइनल कौन जीत रहा है। यहाँ से आरजेडी के अजीत सिंह की क्या कंडीशन है, बीजेपी के अशोक सिंह क्या चुनाव जीत रहे हैं या बीएसपी के सतीश यादव ने फाइनली यहाँ से जीत हासिल कर ली है और यहाँ पर जनसुराज की क्या कंडीशन है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पूरी चर्चा में। आप राजनीतिक विश्लेषक है और साथ ही साथ परिणामों की भी एक समीक्षा करते हैं, एक आकलन करते हैं। आज आप बताइए रामगढ़ के बारे में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लंबे वक्त से चर्चाएं थी, फिर मतदान हुआ, उसके बाद अलग अलग लोगों ने अपना अपना एक रुझान दिया, अपना अपना एक एग्जिट पोल दिया। अगर हम अपने पीओ भारत की बात करें, आपकी बात करें, तो आपका एग्जिट पोल क्या कहता है प्रदीप जी? रामगढ़ में जगदानंद सिंह पर शनि का साया है। ठीक है। जी अपना 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 किला बचा नहीं पाए रामगढ़। वहां रामगढ़ में जगदानंद सिंह का किला ढहा है। रामगढ़ में एक बेटा सांसद पहले से ही था जगदानंद सिंह का। दूसरा बेटा को विधायक बनाने चले थे, लेकिन दूसरा बेटा जो है वो रामगढ़ की जनता ने नकार दिया है। कहा कि भाई सब कुछ आप ही को कैसे मिलेगा। ठीक है, आप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, एक बेटा सांसद है, उससे पहले बेटा कुछ दिन पहले मंत्री बना था। अब दूसरा बेटा को भी विधायक बनाइएगा तो ये संभव नहीं है। दूसरे को मौका मिलना चाहिए। तो वहां पर जो है जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह मुकाबले से भी बाहर है। ठीक है, वो मुकाबले में भी नहीं। रामगढ़ अजीत सिंह नहीं जीत पाए, आरजेडी चुनाव हार गई है रामगढ़ का। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है लड़कों के लिए। लेकिन प्रदीप जी मुकाबले से भी बाहर हो गए, ये और बड़ी खबर है। इतना बुरा हाल आरजेडी का रामगढ़ में हो गया है, लेकिन अब ये भी दिलचस्प हो गया है कि फिर चुनाव किसने जीत लिया, तस्वीर क्या कहती है। अगर आरजेडी नहीं तो फिर कौन? आरजेडी नहीं तो बीजेपी। बीजेपी मतलब आप। हाँ, लेकिन मैं बताऊं अर्पिता, मैं चारों विधानसभा सीट में अगर तरीके से मैं भी फंस रहा हूं तो वो बक्सर ही है। ठीक है, बक्सर में हाँ सॉरी रामगढ़ में, हाँ रामगढ़ में बसपा और भाजपा के बीच कांटे की लड़ाई है। ठीक है, देखिए वहां का फैसला 5,000 वोट के अंदर से होने वाला है। अच्छा, आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बीएसपी के सतीश यादव और बीजेपी की अशोक सिंह के बीच में जो भी हार या जीत होगी वो 5,000 वोटों के अंतर में ही तय हो जाएगा। तो प्रदीप जी 5-7 हजार वोट का ही अंतर होगा मैक्सिमम। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि 10% एयर ऑफ मार्जिन होता है। तो मैंने कहा था रामगढ़ के संदर्भ में ही, रामगढ़ में अनुमान लगाना थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी एज अगर देने की बात है अगर, तो बीजेपी को मैं दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं कि देखिए वहां पर हर पार्टी का जो वोट बैंक है वो टूटा है। बीजेपी का वोट बैंक टूटा नहीं है, थोड़ा सा टूटा है। ठीक है, लेकिन बाद में टूटते टूटते वो अभी बच गया है। इसीलिए बीजेपी को एज है वहां पर कि बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह चुनाव जीतने की संभावना अधिक है, लेकिन बसपा के उम्मीदवार सतीश यादव भी चमत्कार कर दे सकते हैं, लेकिन जिसकी संभावना कम है। ये एग्जिट पोल देख के बीएसपी वाले भी खुश हो जाएंगे, ये एग्जिट पोल देखकर बीजेपी वाले भी लड्डू बांट सकते हैं। यानी अभी फिलहाल बीजेपी और बीएसपी दोनों को थोड़ा सा ये लगेगा कि शायद हम जीत सकते हैं। पहले नंबर पर अगर बिल्कुल माइनर मार्जिन देखें तो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है रामगढ़ का उपचुनाव। और बीजेपी के लिए यहाँ भी वही तस्वीर है प्रदीप जी कि हार का बदला ले लिया है, क्योंकि जिस तरीके से बक्सर लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी, जिस तरीके से मिथिलेश तिवारी बीजेपी के कैंडिडेट लोकसभा चुनाव 2024 में हार जाते हैं और आरजेडी से हारते हैं, अब ये चुनाव कहीं ना कहीं आरजेडी से वापस जीत लेती है बीजेपी। अभी तक देखिए सुधाकर सिंह यहीं से विधायक थे, सांसद बन गए बक्सर के, तो अब ये सीट उन्हीं की वजह से खाली हुई थी, लेकिन उनके भाई अजीत सिंह नहीं जीत पाए और बीजेपी के अशोक सिंह ने ये चुनाव लगभग जीत लिया है। प्रदीप जी कई कारण आपने बताया कि आपको क्यों लगता है कि बीजेपी और बीएसपी में थोड़ा बहुत
ही वोटों का अंतर हो सकता है। अगर हम यहाँ के वोट बैंक की बात करें, चाहे कुशवाहा वोट बैंक की बात करें, यादव वोट बैंक की बात करें या राजपूत वोट बैंक की बात करें, तीनों ने क्या सोच कर मतदान किया होगा, इस बार पैटर्न तमाम जातियों का वोटिंग का क्या रहा होगा। और एक और बड़ा सवाल है कि जनसुराज क्या कर रही थी चुनाव में। देखिए, जन स्वराज को ये उम्मीद थी, मैं सबसे पहले चौथे नंबर से बात कर लेता हूँ। जन स्वराज को ये उम्मीद थी कि कुशवाहा जाति का उम्मीदवार अपनी जाति का वोट लेकर आएगा और प्रशांत किशोर के नाम पर वहां पर सवर्णों का वोट, विशेष रूप से ब्राह्मण और भूमिहारों का वोट उनको मिल जाए अगर, तो वो मुकाबले में रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नंबर 1। नंबर 2, उनको लगा कि बेलागंज का असर पड़ेगा कि वहां से मुस्लिम वहां उम्मीदवार को जन स्वराज ने टिकट दिया है तो यहाँ मुसलमानों का भी वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इसीलिए जन स्वराज के उम्मीदवार जो है चौथे नंबर पे है। आरजेडी, जिसका कि वो विनिंग सीट थी, आरजेडी का हार का सबसे बड़ा कारण रहा कि आरजेडी का जो वोट बैंक था, वहां जिन कारणों से रामगढ़ आरजेडी जीता करती थी वह था कि माई वोट बैंक प्लस राजपूतों का समर्थन। लेकिन चूंकि राजपूतों का माई टूट गया, मतलब यादवों ने वोट नहीं दिया आरजेडी को, तो मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया। ठीक है, और जब यादव और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो राजपूतों के पास इस बार दूसरा विकल्प भी था। राजपूत वहां पर 70 to 80% राजपूत जाति के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार अशोक सिंह, जो कि वह भी उसी जाति से थे, तो उनको वोट दे दिया। तो इस कारण से आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के पास कोई बहुत मजबूत आधार जो है वोट्स का नहीं बचा। इस कारण से वो तीसरे नंबर पर दिख रहे हैं। मुकाबला हुआ है बसपा और भाजपा के बीच। ठीक है, भाजपा विरोधी जो वोट बैंक है वो बसपा के साथ गोलबंद हुआ है। ठीक है, तो इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है बसपा को, क्योंकि बसपा का अपना आधार नहीं है। थोड़ा बहुत आधार है जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए सीट होने का असर है वहां पर, कि थोड़ा बहुत आधार है बसपा का, लेकिन मूल रूप से बसपा के उम्मीदवार को जो भी वोट मिल रहा है वो आरजेडी का वोट है। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है कि आरजेडी का इस पूरे चुनाव में बहुत ज्यादा वोट बटा है और छटा है, और इसका असर हो सकता है आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। चलिए प्रदीप जी, आपने ये जो एग्जिट पोल दिया है, देखिए दोनों धड़ों में आपने खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। बीजेपी वालों के यहाँ भी खुशी होगी और बीएसपी वालों के यहाँ भी होगी, लेकिन फाइनली 23 नवंबर के दिन मुझे लगता है कि क्लियर थोड़ा और हो जाएगा रामगढ़ को लेकर। बाकी सीटों का तो एक स्पष्ट लगभग 99% स्पष्ट तस्वीर आ चुकी है। थोड़ा सा अर्पिता, रामगढ़ में भी जीत भाजपा की होगी, क्योंकि है क्या ना कि कुछ पॉकेट्स ऐसे थे रामगढ़ में जहां पर कि हम लोगों से संपर्क नहीं कर सके। ठीक है, संपर्क नहीं कर सके, वो ब्लॉक था मुसलमान मतदाताओं का। ठीक है, जहां पर कि अगर मुसलमानों ने, जो हम लोगों का अनुमान है, अगर वो बसपा को दे दिया होगा तो बसपा जीत सकती है। लेकिन अगर मुसलमानों का वोट वहां आरजेडी के साथ 50% भी होगा, अगर मुसलमानों का 50% वोट भी यहाँ आरजेडी को मिला होगा, ठीक है, तो बीजेपी की गारंटेड जीत है वहां। तो बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए प्रदीप जी, यही मानकर चलते हैं, और इस लिहाज से देखें तो इस पूरे उपचुनाव में सबसे ज्यादा जो तरक्की करने वाली पार्टी है वो बीजेपी बन गई है। सबसे ज्यादा बढ़त में, या यूं कहें सबसे ज्यादा खुशियों का जो दौर है वो बीजेपी के तमाम जो कार्यालय हैं उन पर देखने को मिलेगा, बीजेपी समर्थकों में दिखेगा, और सबसे ज्यादा मायूसी आरजेडी के खेमे में नजर आएगी। जनसुराज भी कहीं ना कहीं मायूस होगी, और जीतन राम मांझी हम में भी थोड़ी खामोशी और मायूसी नजर आएगी। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा में तमाम बातें रखने के लिए और एक सटीक समीक्षा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शक जो लगातार हमें देख रहे थे और इस पूरे उपचुनाव में लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।